रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इस बार हम युग के साथ क्या करने वाले हैं वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तू मुझे ये बता, तेरे पास युग की कोई फोटो है? अमोदिता अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, फोटो? युग जी की फोटो मेरे पास? अमोदिता कुछ सोच पाती उससे पहले ही रजनी कहती है, अरे इतना बड़ा मोबाइल है तेरे पास, इसके अंदर युग की एक भी फोटो नहीं है क्या? अमोदिता अपना मोबाइल देखते हुए कहती है, हाँ है ना माँ, इसके अंदर युग जी की फोटो। ये बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है और उत्साहित होते हुए कहती है, क्या कहा? है तेरे पास फोटो? ये हुई ना बात, जरा दिखा, मैं भी तो देखूं कि कैसी फोटो है तेरे पास युग की, उससे काम चलेगा या नहीं। अमोदिता अपने मोबाइल में युग की फोटो ढूंढने लग जाती है और कुछ ही देर में उसे युग की फोटो मिल जाती है। अमोदिता वो फोटो रजनी को दिखाते हुए कहती है, ये रही माँ। जब रजनी वो फोटो देखती है तो उसका माथा गर्म हो जाता है। रजनी को अमोदिता के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो फोटो युग के बचपन की थी जिसमें युग करीब 5 साल का था। उस फोटो में एक औरत भी थी जो युग को गोदी में उठाए हुए थी, पर फोटो को कुछ इस कदर खींचा गया था कि उस औरत का चेहरा कट गया था। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, मुझे युग की जवानी की फोटो चाहिए, ना कि उसके बचपन की। अमोदिता शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेती है। और ये बता, इतनी पुरानी फोटो कहाँ से आई तेरे पास? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, एक दिन ना बुआ जी अलमारी की सफाई कर रही थी, उसी के अंदर एक फैमिली एल्बम रखा हुआ था जिसमें युग जी के बचपन की बहुत सारी फोटो रखी हुई थी। तभी मैंने चुपके से ये फोटो खींच ली थी। पर उस पूरे एल्बम में ना मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। कौन सी चीज अजीब लगी तुझे? वो सब फोटो में छोटी बुआ यानी युग की मम्मी की फोटो। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, वो औरत उसी लायक है, समझी तू? वो तो युग के बचपन की यादों के कारण भाभी ने वो एल्बम संभाल कर रखा है, वरना मैं उनकी जगह होती तो कब का वो एल्बम जला दिया होता। पर क्यों माँ? आखिर छोटी बुआ ने ऐसा क्या किया था जो उनकी फोटो के साथ? तुझे नहीं पता क्या? अरे कैसे पता होगा, तू छोटी जो थी। पढ़ना ही जान तो अच्छा है। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है कि उस नीच औरत ने क्या किया था। ऐसा क्या किया था माँ? जादू टोना किया था क्या हमारी तरह किसी पर? जादू टोना तो फिर भी ठीक है, पर उस औरत ने उससे भी बुरा किया था। अमोदिता मन ही मन में सोचने लग जाती है, जादू टोने से भी कोई बुरी चीज होती है क्या? अगर होती है तो फिर वो है क्या? अमोदिता यही सोच रही थी कि रजनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ, बस यूं ही। तो फिर काम पर लग जा, तुझे कैसे भी करके युग की फोटो लानी है, उसे अपने वश में करने के लिए, समझी? हाँ माँ, मैं समझ गई, मैं ले आऊंगी फोटो, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर इंक्वायरी रूम में कायर और कछुआ कुर्सी पर बैठे हुए थे। कमरे के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पंखा भी बंद था जिस कारण दोनों पसीने से भीग चुके थे। कछुआ घबराते हुए कहता है, यार ये पुलिस वालों ने हमें इस कमरे के अंदर बंद करके क्यों रखा है? कायर कहता है, पता नहीं यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे। तुझे पता है मुझे क्या लगता है? कायर झट से पूछता है, क्या लगता है? यार वो वर्चस्विनी मैडम है ना, उन्होंने मुझे उस दिन जब वो छानबीन करने बंगला मुड़ा घाट पर आई थी तब देख लिया होगा और मैं पसंद आ गया होऊंगा, तभी उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। तू पागल हो रहा है क्या कछुए, कुछ भी बोल रहा है? हाँ भाई सच, तू फिल्मों में देखता नहीं क्या, जब पुलिस वालों को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो कैसे वो उसे बिना बताए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, वैसे ही वर्चस्विनी मैडम ने मेरे साथ किया है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ और मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारी बारात में नाच सकूं, है ना? कछुए कभी तो सीरियस हो जाए कर, ऐसी सिचुएशन में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? यहाँ पर जान हलक में है और तू है कि अपनी नॉनसेंस बातें कर रहा है। पहले अपनी सूरत तो देख ले, कहाँ वर्चस्विनी मैडम और कहाँ तू। कछुआ कायर की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे वो आवाज और तेज हो जाती है। कुछ ही देर में कायर और कछुए के सामने वर्चस्विनी और चार्ली खड़े हुए थे। वर्चस्विनी कछुए और कायर की तरफ उंगली करते हुए चार्ली से पूछती है, तो यही हैं वो दोनों? चार्ली एक ही बार में कहता है, हाँ मैडम, यही हैं जिन्हें मोहित के साथ आखिरी बार देखा गया था। वर्चस्विनी को अपने सामने देखकर कछुआ तो उसका दीवाना हो गया था। उसकी नजर वर्चस्विनी से हट ही नहीं रही थी। वर्चस्विनी भले ही इस वक्त बहुत गुस्से में थी, पर उसे तो अभी भी उसकी आंखों में प्यार ही नजर आ रहा था। वर्चस्विनी के गुस्से के पीछे की मासूमियत नजर आ रही थी। वर्चस्विनी कछुए की तरफ उंगली करते हुए पूछती है, क्या नाम है तेरा? कछुआ तो इस कदर वर्चस्विनी की आंखों में खो गया था कि उसे वर्चस्विनी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, बस होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जब कछुआ कुछ नहीं कहता तो उसके बदले कायर ही बोल पड़ता है, जी मैडम, कछुआ, कछुआ नाम है इसका। वर्चस्विनी गुस्से से कहती है,
इसके मुंह में जबान है ना, बोल सकता है ना ये? कायर धीरे से कहता है, हाँ मैडम बोल सकता है। तो तू अपना मुंह बंद रख और जिससे सवाल पूछूं वही जवाब देगा। कायर चुप हो जाता है। वर्चस्विनी फिर कछुए से पूछती है, मैंने पूछा क्या नाम है तेरा, बताएगा या लगाऊं एक डंडा तुझे? इस बार कछुए को वर्चस्विनी की आवाज सुनाई दे देती है और वो बड़े प्यार से धीरे से कहता है, वैसे तो मेरा असली नाम कछिंदर सिंह है, पर गांव वाले मुझे प्यार से कछुआ कहते हैं और आप मुझे प्यार से कछू बोल सकती हैं, चलेगा मुझे? वर्चस्विनी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, कछुआ? ये कैसा नाम है? चार्ली हंसते हुए कहता है, मैडम जी लगता है इसके माँ बाप को खरगोश और कछुए की कहानी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इसका नाम कछुआ रख दिया होगा। इतना कहकर चार्ली ठहाके मारने लग जाता है। वर्चस्विनी चार्ली को घूरने लग जाती है और वो चुप हो जाता है। वर्चस्विनी कायर से पूछती है, तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम केरव जॉर्ज है, पर सब मुझे प्यार से कायर बोलते हैं। वर्चस्विनी कहती है, बड़ा अजीब गांव है, सभी प्यार से किसी न किसी को कुछ बोलते हैं। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैडम जी हमारा गांव ही इतना प्यारा है कि सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर आप हमारे गांव आएंगी ना तो आपको भी बड़ा प्यार करेंगे और प्यार से वर्चू कहेंगे। तेरे गांव का प्यार ना अभी उतारती हूँ मैं। अपनी औकात में रहकर बात कर, समझा तू? ये बताओ तुम दोनों मोहित को कैसे जानते हो? कायर कहता है, मोहित को कौन नहीं जानता मैडम, वो गांव के सरपंच का बेटा था। अब उसे तो हर कोई जानेगा ना। हाँ हर कोई जानेगा, पर वो सबके साथ तो बैठकर शराब नहीं पीता होगा ना। सुना है जिस रात उसका खून हुआ तुम दोनों ही उसके साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहे थे। कायर और कछुआ एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सा सूंघ गया हो। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम दोनों डेली पीते हो? कछुआ झट से कहता है, डेली तो नहीं मैडम, कभी कभी जब कार्यक्रम बनता है। और ये कार्यक्रम कब बनता है? हफ्ते में 2-3 दिन। कितनी पीते हो? मैडम जब अपने पैसे से पीते हैं तो लिमिट में पीते हैं, और जब दोस्तों के पैसे से पीते हैं तो फट्टे से पीते हैं। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए पूछती है, फट्टे से पीते हैं मतलब? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली कहता है, फट्टे से पीते हैं मतलब मैडम जी जब तक शुशु ना जाए, है ना कछुआ? कछुआ खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा चार्ली जी आपने। वर्चस्विनी गुस्से से घूरते हुए चार्ली से कहती है, तुम भी इन्हीं की कैटेगरी के लगते हो। ये बता कछुए, पीने के बाद होश रहता है या नहीं? कछुआ शर्माते हुए कहता है, अब पीने के बाद किसे होश रहता है मैडम? इंसान पीता ही तो इसीलिए है ताकि वो होश में ना रहे। ये दुनिया बड़ी जालिम है और हम इस जालिम दुनिया के सताए हुए लोग। तू ना बड़ी बातें करता है, लंबा अंदर जाएगा। ये बता उस दिन लिमिट से पी रहे थे या फट्टे से? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम फट्टे। कछुआ ने इतना ही कहा था कि तभी वर्चस्विनी कहती है, बस यही तो जानना था मुझे। अक्सर शराब पीने के बाद इंसान बहक जाता है और तुम दोनों भी बहक गए होगे। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे शराबियों को। तुम लोग दारू पीते हो और तुम्हें इतनी चढ़ जाती है कि कुछ होश ही नहीं रहता। उस दिन नशे की हालत में तुम दोनों ने मोहित को मार दिया होगा। कायर घबराते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो मैडम? भला हम मोहित को क्यों मारेंगे? उसे तो यक्षिणी ने मारा है, सारा गांव जानता है। वर्चस्विनी कायर को घूरते हुए कहती है, तूने देखा था यक्षिणी को मोहित को मारते हुए? कायर वर्चस्विनी का सवाल सुनकर चुप हो जाता है। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अच्छा प्लान था तुम दोनों का। गांव में काफी सालों से एक अफवाह फैली हुई थी, उसी का फायदा उठाकर तुम दोनों ने मोहित को मार दिया और सारा इल्जाम यक्षिणी पर डाल दिया ताकि कोई तुम पर शक न करे। पर तुम नहीं जानते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? भला हम मोहित को क्यों मारेंगे? वो तो हमारा अच्छा दोस्त था। वर्चस्विनी झट से कहती है, अक्सर दोस्त ही दोस्त को मारता है। तुम दोनों ने उसे पैसों के लिए मारा होगा, उसने मना कर दिया होगा तुम्हें पिलाने से, पर तुम नशे में इतने धुत हो गए कि कुछ होश ही नहीं रहा होगा और उसी वक्त मोहित को मार दिया होगा। कायर वर्चस्विनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं मैडम, जैसा आप बोल रही हैं वैसा कुछ नहीं है। उस रात तो कछुआ और मैंने एक बोतल ही ली थी और वही लेकर सीधे घर जा रहे थे, पर तभी वहां पर मोहित मिल गया और उसने ही हमें साथ पीने के लिए बुलाया था। वो बहुत खुश था, कह रहा था आज का कार्यक्रम मेरी तरफ से, जितनी पीनी है उतनी पियो। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मोहित बहुत खुश था, पर किस वजह से? कायर कुछ कहता उससे पहले कछुआ शर्माते हुए कहता है, मैडम जी वो गेम बजाने जा रहा था तो खुश तो होगा ही ना। वर्चस्विनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, गेम बजाने जा रहा था मतलब? कछुआ फिर शर्माते हुए कहता है, गेम बजाना मतलब वही सब जो यक्षिणी एक मर्द के साथ करती है। मोहित एक औरत के साथ वही करने जा रहा था। वर्चस्विनी झट से कहती है, कौन थी वो औरत? कछुआ कहता है, वो अपना बंगला मुड़ा गांव है ना, वहीं पर रहती है। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ याद आया, उर्वशी।
उर्वशी नाम है उसका। वो बेचारी विधवा है। बहुत दिनों से नजर थी मोहित की उस पर वो उसे भाव ही नहीं देती थी। कई बार तो मोहित को गांव वालों ने उसे खुले में छेड़ते हुए देखा है, पर सरपंच का बेटा था ना, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं था। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ मैडम, कछुआ ठीक कह रहा है। उस रात भी पीने के बाद मोहित उर्वशी की ही बातें कर रहा था। ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कह रहा था, देखता हूँ कैसे नहीं देती, मुझे मना करती है। यही सब बड़बड़ाते हुए वो ठेके से चला गया था। फिर उसके साथ बंगला बुढ़ा घाट पर क्या हुआ हमें नहीं पता। वर्चस्विनी कायर और कछुए दोनों को घूरते हुए कहती है, सच कह रहे हो तुम दोनों? कछुआ शर्माते हुए कहता है, आपसे भला झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? मैं खुदा से झूठ बोल सकता हूँ, पर आपसे नहीं। वर्चस्विनी को अभी भी कछुए और कायर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उन पर शक करते हुए फिर पूछती है, जिस वक्त खून हुआ तब कहाँ थे तुम दोनों? मतलब ठेके पर पीने के बाद कहाँ गए थे? कछुआ याद करने लग जाता है। पीने के बाद कहाँ गए थे हम दोनों, कहाँ गए थे? कछुआ कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर फटाक से कहता है, वो क्या है ना मैडम, उस दिन हम दोनों ने फट्टे से पी थी और इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम दोनों ठेके पर ही कब सो गए थे हमें पता ही नहीं चला। कायर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जो वर्चस्विनी और चार्ली को वो नहीं बताना चाहता था। वर्चस्विनी कायर और कछुए से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी वहां पर जाटव आ जाता है और वर्चस्विनी से कहता है, वो मैडम, 2 लड़के आए हैं और इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं क्यों पकड़ा इन दोनों को। वर्चस्विनी कहती है, अच्छा तो आ गए इनके चाहने वाले, बैठा कर रखो अभी उन दोनों को, और बोलना आ रही है अभी मैडम। जी मैडम। जाटव वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सारे सवाल पूछने के बाद अब वर्चस्विनी चार्ली के साथ इंक्वायरी रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुर्सी पर युग और अभिमन्यु बैठे हुए थे। जैसे ही वर्चस्विनी वहां पर आती है, युग झट से वर्चस्विनी के पास जाता है और फटाक से पूछता है, आपने मेरे दोस्तों को क्यों बुलाया है? वर्चस्विनी कहती है, अच्छा तो वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। अब तो मैं कंफर्म हूँ ये सब तुम दोस्तों का ही किया धरा है। तुमने प्लानिंग बनाकर मारा है मोहित को। युग अपनी बेगुनाही की गवाही देते हुए कहता है, देखिए आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे दोस्तों ने। हम सब बेकसूर हैं। हर गुनहगार गुनाह साबित होने से पहले यही बोलता है। अभिमन्यु वर्चस्विनी और युग के बीच में ही बोल पड़ता है, क्या आप बता सकती हैं आपने क्यों हमारे दोस्तों को पकड़ा है? आपका परिचय महाशय? मैं अभिमन्यु हूँ। तो मिस्टर अभिमन्यु, पुलिस ने केस के सिलसिले में तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है, और यदि इस इंक्वायरी में तुमने या तुम्हारे इस दोस्त ने कोई अड़चन डाली तो तुम दोनों भी हवालात के अंदर होगे, समझे? इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप बैठो और कोऑपरेट करो, या फिर अपने घर जाओ। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे दोस्तों को भेज दिया जाएगा। युग पूछता है, अभी तक इंक्वायरी हुई नहीं क्या? 3 घंटे हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। वर्चस्विनी गुस्से से कहती है, ये इंक्वायरी चल रही है, कोई फिल्म नहीं कि 3 घंटे में खत्म हो जाए। अभी और लंबी इंक्वायरी चलेगी, और यदि कल रात की तरह तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम हवालात में सो सकते हो, या फिर सोने की अच्छी व्यवस्था है। वर्चस्विनी को गुस्सा देखकर युग और अभिमन्यु कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करते और चुपचाप साइड में जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। इस तरफ बल्लू काका कार चला रहे थे। दिलीप और सुदेश पीछे बैठे हुए थे। दिलीप बहुत टेंशन में लग रहा था। दिलीप सुदेश से कहता है, तो तू समझ गया है ना तुझे क्या करना है? सुदेश कहता है, हाँ जीजाजी मैं समझ गया, मुझे गुफा वाली मायाधारी सदियों से है